हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वीरेंद्र राजस्थान एग्जाम के ऑफिशियल चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमने राजस्थान पुलिस और सीटी 10+2 2026 के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसमें आज विज्ञान की हमारी तीसरी क्लास है। जिसने अब तक वो 2 क्लासें नहीं ली, वो जाकर के भी देख लीजिए। हमने 2 चैप्टर अब तक कंप्लीट कर ली है। आज अपने चैप्टर का नाम है उत्प्रेरक। आज हम उत्प्रेरक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बात सबसे पहले हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल और हमारे इंस्टा पेज का लिंक दिया गया है, तो दोनों को जाकर के फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, पूरी क्लास को देखना लास्ट तक। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हमारी विज्ञान, रीजनिंग और कंप्यूटर की क्लासेस चलती है। विज्ञान की क्लास सुबह 6 बजे आती है और 10 बजे सुबह हमारी रीजनिंग की क्लास आती है और शाम को 5 बजे अपनी कंप्यूटर की क्लास आती है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान के अंदर अपना तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक। आज हम उत्प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे। उत्प्रेरक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का काम क्या है, उत्प्रेरक होते क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी खोज किसने की थी, ये सभी बातें हम आज उत्प्रेरक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, बात करते हैं अपन उत्प्रेरक की कि उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक वह रासायनिक पदार्थ है, वह रासायनिक पदार्थ, वह रासायनिक पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तो देखो, ये अपना जो उत्प्रेरक है वो एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। अब रासायनिक वेग से आप क्या समझेंगे? ठीक है, जैसे अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया हो रही दो अभिकारकों के मध्य, यदि उस अभिक्रिया में मान लो कि 10 दिन का समय लगेगा, ठीक है, किसी अभिक्रिया में 10 दिन का समय लगेगा और एक कोई तीसरा कोई पदार्थ आता है और जो 10 दिनों में काम होने वाला था वो क्या कर देगा, 2 दिनों में ही काम कर देगा, तो वो क्या हो गया, वो हो गया उत्प्रेरक। जैसे एक घर में लड़ाई हो रही दो भाइयों की, ठीक है, अब कोई तीसरा पर्सन आएगा, ठीक है, वो खुद तो वैसे का वैसा रहेगा दोनों के साथ रिश्ता बना के, इसके साथ भी इसके साथ भी, लेकिन इन दोनों को क्या कर देगा, इनकी अभिक्रिया करवा के इनको अलग कर देगा। ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया देख लो जिसमें ज्यादा समय लग रहा हो, ठीक है, जिसमें ज्यादा समय लग रहा हो उसको उत्प्रेरक क्या करेगा, कम समय में पूरा करने की कोशिश करेगा। मतलब रासायनिक अभिक्रिया होने की जो स्पीड है उसको वो बढ़ा देगा। ठीक है, उत्प्रेरक का तात्पर्य ये है। तो उत्प्रेरक क्या होता है, वह रासायनिक पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है, कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। जबकि खुद अपरिवर्तित रहता है, खुद बदलता नहीं है, जबकि खुद अपरिवर्तित रहता है। जबकि खुद अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अब देखो, उत्प्रेरक के बारे में हमने जान लिया कि उत्प्रेरक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं की स्पीड को अपरिवर्तित करता है। ठीक है, उनके वेग को क्या करता है, क्या करता है, परिवर्तित करता है, लेकिन खुद चेंज नहीं होता। इस उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, ये प्रश्न आता है कि उत्प्रेरक के खोजकर्ता कौन है। बहुत बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो उत्प्रेरक की खोज की थी बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने। बर्जीलियस, ठीक है, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था, बर्जीलियस, जिसने क्या की थी, उत्प्रेरक की खोज की। किसकी खोज की थी,
उत्प्रेरक की खोज की थी। अब देखो उत्प्रेरक करता क्या है रासायनिक अभिक्रियाओं में। उत्प्रेरक क्या करता है रासायनिक अभिक्रियाओं में? उत्प्रेरक का काम यही है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया की जो सहकिरण ऊर्जा है उसको क्या करना, कम करना। ठीक है, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की सहकिरण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया वेग बढ़ा देता है। अभिक्रिया वेग बढ़ा देता है ठीक है। तो उत्प्रेरक क्या करता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो सहकिरण ऊर्जा है उसको वो कम करके क्या कर देगा, उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ा देगा। ठीक है, उसका वेग बढ़ा देगा। ठीक है, या वेग परिवर्तित कर देता है। अब बात करें कि सहकिरण ऊर्जा नाम आ गया, अब उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि सहकिरण ऊर्जा होती क्या है। सहकिरण ऊर्जा होती क्या है इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो सहकिरण ऊर्जा क्या होती है? सहकिरण ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है, वह न्यूनतम ऊर्जा है जो बाहरी रूप से रासायनिक अभिक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, अब कैसे, इसका मतलब हम क्या समझे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है किन्हीं दो तत्वों के मध्य, तो जो अपनी सहकिरण ऊर्जा है वो एक बाहर की ऊर्जा है, मतलब वह न्यूनतम बाहरी ऊर्जा जो उस रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों के मध्य आते ही न्यूनतम, सबसे कम न्यूनतम उन दोनों के मध्य आते ही उन दोनों अभिकारकों के मध्य क्या हो जाती है, उन दोनों अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया होना शुरू हो जाती है। मतलब वह बाहरी न्यूनतम ऊर्जा जो रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करने का काम करती है वह क्या होती है, अपनी सहकिरण ऊर्जा। और इसी को कौन प्रभावित करता है, अपना उत्प्रेरक। क्या प्रभावित करता है, अपना उत्प्रेरक। ठीक है, तो ये तो थी अपनी उत्प्रेरक की बात। अब हम अपन देखने वाले उत्प्रेरक के प्रकार। ठीक है, इतना देख लिया सभी ने, अच्छे से नोट्स बनाना साथ साथ में। ठीक है, नोट्स तो आपको बनाने ही पड़ेंगे तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर हो पाएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो नोट्स आपको बनाने जरूरी है। ठीक है, आप लिख सकते हैं अच्छा आराम से। पढ़ रहे हो? अपना व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, अरे हर क्लास की अपडेट वहां पे आती रहती है। और इंस्टा पेज को भी फॉलो कर लेना ताकि कोई भी एग्जाम की अपडेट अपन इंस्टाग्राम पर भी शेयर करते रहते हैं। ठीक है, और कोई भी गाइडेंस चाहिए आप पूछ सकते हो। अब देखो, अब अपन पढ़ने वाले हैं उत्प्रेरक के प्रकार के बारे में कि उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, उत्प्रेरक के प्रकार, उत्प्रेरक के प्रकार, उत्प्रेरक के प्रकार अपन अब देखेंगे। उत्प्रेरक दो प्रकार के आधार पे हो सकते हैं। एक तो आपके कार्य के आधार पे हो सकते हैं। ठीक है, कार्य के आधार पे चार प्रकार के होते हैं। एक तो कार्य के आधार पे और दूसरा होता है आपका भौतिक अवस्था के आधार पे। किसके आधार पे? भौतिक अवस्था के आधार पे। भौतिक अवस्था क्या होती है? मैंने आपको बताया था ना, अवस्थाएं, भौतिक अवस्था, भौतिक परिवर्तन के अंदर भौतिक अवस्था कितने प्रकार की होती है?
तीन प्रकार की, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था। ठीक है, अब अपन देखने वाले हैं उत्प्रेरक के प्रकार कार्य के आधार पे। कल एक ने शिकायत की थी कि थोड़ा ज्यादा फास्ट बोलते हो आप, तो आज मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा, है ना, फास्ट नहीं बोलूंगा। तो अपन आज देखेंगे उत्प्रेरक के प्रकार कार्य के आधार पे। तो देखो, कार्य के आधार पे उत्प्रेरक चार प्रकार के होते हैं। अपना पहला प्रकार है धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, अपन पहले पढ़ेंगे धनात्मक उत्प्रेरक के बारे में। धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है? धनात्मक उत्प्रेरक वह उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। ठीक है, अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। रिएक्शन के, ऐसे लिख देते हैं, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है। ठीक है, तो ऐसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है वह धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है, इसका अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एक अच्छा सा एग्जाम्पल है जो अपन ज्यादातर पढ़ते आ रहे हैं, अमोनिया निर्माण की हेबर विधि। अमोनिया निर्माण की हेबर विधि। अमोनिया निर्माण की हेबर विधि क्या आपने पढ़ा होगा? इसके बारे में होती क्या है बताओ कमेंट में। अमोनिया निर्माण की हेबर विधि, पहले तो बताओ अमोनिया का सूत्र। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? अमोनिया का सूत्र NH3। अब कुछ झंडू क्या करेंगे? NH4, है ना। मैंने परसों की बात है शायद, तो मेरा भाई लेके आया था। तो अमोनिया का क्या होता है? NH3। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। अब मुझे बताओ NH3 क्यों होता है? ठीक है, इसका भी तो पोस्टमार्टम होना चाहिए। NH3 क्यों होता है? जैसे मेथेन में CH4 होता है, वैसे ही नाइट्रोजन के साथ NH4 क्यों नहीं होता? इसका कारण क्या है? इसका कारण बताओ। NH3 और CH4 के अंदर, NH3 में देखो क्या होता है, एक मिनट, बीच में कोई आ गया था। ठीक है, तो अमोनिया निर्माण, अमोनिया के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो अमोनिया और मीथेन में क्या फर्क है? इसके साथ NH4 है, NH3, इसके साथ CH4 है। तो अपन जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसका बेसिक अभी से मैं थोड़ा स्टार्ट कर देता हूँ। कार्बन वाला चैप्टर है ना, तो उसमें आप समझ जाओगे इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ 4 हाइड्रोजन क्यों। देखो, अलग अलग तत्व की कुछ अपनी संयोजकता होती है। संयोजकता क्या होती है? संयोजकता किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो उसके साथ क्या बना लेता है? बॉन्ड बना लेता है। जैसे अपना कार्बन है, जैसे अपना क्या है? कार्बन है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, संयोजकता इसी की कितनी होती है? कार्बन की 4 होती है। ठीक है, तो 4 संयोजकता, तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ बंध बना करके क्या बना लेगा? CH4 बना लेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। वैसे ही अमोनिया, अमोनिया में क्या है? नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? नाइट्रोजन की संयोजकता होती है 3। कार्बन की 4 होती है, इसलिए उसके साथ 4 हाइड्रोजन है, जबकि नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? 3 है। मतलब नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। ठीक है, मतलब उसके साथ वो क्या बना लेगा? 3 बंध बना लेगा, इसीलिए इसका क्या है? NH3 है। इतनी बात क्लियर होगी ना। अब देखो, इस अमोनिया का निर्माण कैसे होता है? अमोनिया का निर्माण होता कैसे है? तो अमोनिया का निर्माण होता है हेबर विधि के द्वारा। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए अमोनिया का निर्माण कौन सी विधि के द्वारा होता है, 4 ऑप्शन आपको दे दे, और ऑप्शन मान लो सी है हेबर विधि, तो हेबर विधि आपको क्या करनी है? टिक करनी है। ठीक है, तो आपको छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, पर्सन कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, तो अमोनिया निर्माण की हेबर विधि में देखो क्या है, अमोनिया का निर्माण क्या होता है? एक तो आपकी होगी नाइट्रोजन, ठीक है, प्लस एक होगी आपकी हाइड्रोजन गैस के 3 अणु। हाइड्रोजन गैस के 3 अणु, ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? अमोनिया गैस बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? तो अमोनिया का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? अमोनिया का निर्माण करते हैं। अमोनिया का निर्माण करते हैं। अब अमोनिया का निर्माण करते हैं तो
इसके अंदर धनात्मक उत्प्रेरक के अंदर इसको क्यों लिखा? तो देखो ये तो एक सीधी सी रासायनिक अभिक्रिया है, दो अभिकारक है। मैंने आपको क्या बताया था, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनते हैं वे उत्पाद कहलाते हैं। तो ये दोनों क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो ये क्या है आपके अभिकारक हैं, ठीक है। ये क्या है आपके अभिकारक है, और ये है वो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनता है, यानी कि ये अपना क्या है प्रोडक्ट है, ये उत्पाद है। अभिकारक को बोलते हैं रिएक्टेंट, उत्पाद को बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो इनमें उत्प्रेरक कहाँ काम आया है वो बताता हूँ कि अमोनिया निर्माण की जो ये हेबर विधि है, इन दोनों के मध्य यदि हमें क्रिया करके अमोनिया गैस बनानी है तो ये तो अभिक्रिया तो बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करेंगे, है ना, बहुत धीरे अभिक्रिया करेंगे। तो इनकी अभिक्रिया को जल्दी कंप्लीट कराने के लिए, इसकी अभिक्रिया वेग को बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें लोहे चूर्ण का प्रयोग करेंगे, Fe, मतलब लोहे का चूर्ण इनके अंदर डालेंगे इस अभिक्रिया के अंदर, जिससे क्या होगा, इन दोनों की क्रियाशीलता बढ़ेगी और आपस में ये जल्दी से क्रिया करके क्या बना लेंगे, अमोनिया बना लेंगे। तो यहाँ पे जो लोहे का चूर्ण है वो उसने क्या काम किया है, इसने यहाँ पे इसने उत्प्रेरक का काम किया है। किसका काम किया है, उत्प्रेरक का काम किया है, क्योंकि उत्प्रेरक का काम क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिक्रिया वेग को बढ़ाना। वही काम किसने किया है, आयरन ने। तो आयरन क्या है, उत्प्रेरक है। और रासायनिक समीकरण के अंदर हमेशा एक चीज याद रखना आप लोग कि जो उत्प्रेरक होगा वो हमेशा रासायनिक अभिक्रिया में जो आपका एरो का निशान होता है, एरो यानी कि तीर का निशान, तीर के निशान के ऊपर जितने भी कुछ लिखा जाता है ना, कई बार 180 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करेंगे, या फिर कोई भी तत्व लिखा हुआ होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे F है। तो ये सभी क्या होते हैं, जो तीर के निशान के ऊपर लिखे जाते हैं, ये सभी होते हैं उत्प्रेरक। क्या होते हैं, उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का, कम करने का काम करते हैं। तो अमोनिया निर्माण की हेबर विधि, इस तरह से अमोनिया का निर्माण होता है, ठीक है। प्रश्न आ सकता है, अमोनिया निर्माण की हेबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है, उत्प्रेरक के रूप में कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो कौन से का किया जाता है, आयरन का। किसका प्रयोग किया जाता है, आयरन का, लोहे चूर्ण का, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो बात इतनी होगी अपनी धनात्मक उत्प्रेरक की, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरफ। इतना आप लिख सकते हैं, मुझे पता है वीडियो रोक के लिख लोगे आप लोग, मेरे से ज्यादा चालू। ठीक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया वेग को कम कर देता है, अभिक्रिया वेग को कम कर देता है, ठीक है। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करेगा, जो अभिक्रिया वेग है उसको कम करेगा, ठीक है, मतलब अभिक्रिया होने से रोकेगा। यदि कोई अभिक्रिया स्पीड से हो रही है तो उसकी स्पीड को कम करेगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन प्रोक्साइड का उदाहरण ले लेते हैं अपन, एग्जाम्पल हमने ले लिया H2O3 के अपघटन को रोकने के लिए, अपघटन मतलब नष्ट हो रही है, ये नष्ट हो रही है, तो इसके अपघटन को रोकने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, कि अपघटन को रोकने के लिए इसमें ग्लिसरॉल मिलाना, इसमें ग्लिसरॉल मिलाना, क्या मिलाया जाता है, इसमें ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, किसके लिए, H2O3 के अपघटन को रोकने के लिए। H2O3 क्या है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड। तो जो भी बीच में नाम आए ना, ये साथ साथ में याद कर लेना। प्रश्न आ जाए हाइड्रोजन प्रोक्साइड का निम्न में से सूत्र क्या है? लिख दोगे क्या, नहीं लिख पाओगे, हाइड्रोजन प्रोक्साइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन प्रोक्साइड के अपघटन को रोकने के लिए प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड के अपघटन को रोकने के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, रोकने के लिए क्या किया जाता है, हम ग्लिसरॉल का प्रयोग करते हैं। तो ग्लिसरॉल यहाँ पे किसका कार्य कर रहा है,
ग्लिसरॉल यहाँ पे उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, यानी कि ये अभिक्रिया के वेग को कम कर रहा है। तो ये कौन सा उत्प्रेरक है? यह ऋणात्मक उत्प्रेरक है। और अपना जो ये ग्लिसरॉल है ना, ग्लिसरॉल, ठीक है, ये भी एक तरह का उत्प्रेरक है। तो ग्लिसरॉल का हम अपन दैनिक जीवन में उपयोग देखें तो जो होती है ना, क्रीम वगैरह आती है, फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स, और तो लड़कियों से पूछ लेना, ठीक है, जो भी मेकअप का सामान वगैरह होता है, ठीक है, सभी में ग्लिसरीन, आपने नाम सुना ग्लिसरीन, तो वो ग्लिसरीन मिली होती है, वो यही होती है, ठीक है। इसकी खुशबू ना थोड़ी अच्छी अच्छी होती है, इसलिए उसमें मिलाया जाता है ना। तो सभी जो भी ये ना मुंह पोतने के, कलर करने के काम आते हैं, उसमें ग्लिसरॉल मिला हुआ होता है, ठीक है। तो ये भी आपको चीज ध्यान में रखनी है। ग्लिसरॉल अपन आगे कार्बन वाले में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतनी बात देखने का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है? जो अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? कम करता है। प्रश्न आ सकता है ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? बढ़ाता है या फिर कम करता है? ऑप्शन दे दे, बढ़ाता है, घटाता है, दोनों करता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है, कुछ नहीं करता है ना। तो हमेशा क्या करता है? ये कम करता है अभिक्रिया के वेग को। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। अब अपन बात करेंगे आगे तीसरे की, है ना, कार्य के आधार पे जो तीसरा उत्प्रेरक है। अब देखो, अब अपना तीसरा अपन पढ़ने वाले हैं सवतय उत्प्रेरक, सॉरी, तीसरा है अपना सवतय, सवतय उत्प्रेरक, ठीक है। अब देखो सवतय उत्प्रेरक, नाम में क्या है? सवतय, खुद, ठीक है। तो सवतय उत्प्रेरक क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है वही क्या करता है? उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाता है। जो उत्पाद बनता है वही उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है, उत्पाद बनता है वही उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाता है। उत्प्रेरक का कार्य करने लगे, करने लग जाता है, ठीक है। तो जो उसको क्या बोलते हैं अपन? सवतय उत्प्रेरक। मतलब जो उत्पाद अपना बन रहा है वही उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाएगा। एक बार अगर उत्पाद बन गया एक सा भी, तो वह उत्प्रेरक बन करके उस अभिक्रिया को फास्ट कर देगा, फिर वो इतना सारा अपना प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है ना, फास्टली। तो इसे बोलते हैं सवतय उत्प्रेरक। सवतय उत्प्रेरक का एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, जो एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट के जल अपघटन, एथिल एसीटेट के जल अपघटन, एथिल एसीटेट के जल अपघटन से बनने वाला, बनने वाला, बनने वाला एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है। एथिल एसीटेट के जल अपघटन से जो एसिटिक अम्ल बनता है, जो उत्पाद बनता है, वही आगे रिएक्शन कर करके उसमें उत्प्रेरक का कार्य भी करने लग जाता है। मतलब उसकी स्पीड को बढ़ा देगा ताकि एथिल एसीटेट फास्टली क्या करे? एसिटिक अम्ल में चेंज होता जाए, ठीक है। तो जैसे जैसे एसिटिक अम्ल बनेगा वैसे वैसे वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने लग जाएगा, है ना। कल की क्लास में आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई ना, तो वो चीज भी हमें देखनी पड़ती है। तो अपना सवतय उत्प्रेरक अच्छे से हो गया। अब अपन आगे बात करते हैं जैव उत्प्रेरक के बारे में, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ। तो अगला है अपना जैव उत्प्रेरक।
ठीक है। जैव उत्प्रेरक क्या होता है, जो हमारे अंदर भी होता है, ठीक है। तो जीवों में जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, ठीक है, तो उन रासायनिक क्रियाओं की गति को बढ़ा देना किसका कार्य है, जैव उत्प्रेरक का कार्य है, ठीक है। जीवों में होने वाली जीवों में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं जैव रासायनिक क्रियाओं को गति प्रदान करता है, ठीक है। जो जैव उत्प्रेरक है वो जीवों में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं को गति प्रदान करता है, ठीक है। जैव उत्प्रेरक को और क्या बोलते हैं, जैव उत्प्रेरक को बोलते हैं एंजाइम, ठीक है। जैसे एंजाइम भी क्या है, जैव उत्प्रेरक है, इसलिए इन्हें एंजाइम भी कहते हैं, इसलिए इन्हें एंजाइम भी कहते हैं। अब जैसे अपने देख लेते हैं एक उदाहरण, जैसे अपने मुंह में क्या बनती है, लार बनती है ना, अच्छा अच्छा खाना कुछ का पास्ता वगैरह देख करके, तो अभी बन गई। तो अपने जो मुंह में लार बनती है जब अपन भोजन खाते हैं, ठीक है, भोजन को चबा चबा के खाते हैं, तो चबाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, यदि हमारे मुंह में लार ही नहीं होगी, ठीक है, मतलब उसमें काफी समय लगेगा। जबकि हमारे मुंह में लार है जिसकी वजह से वह भोजन को क्या कर देती है, लसलसा बना देती है, ताकि अपन उसको जल्दी चबा सकें और जल्दी वो अंदर पेट में जा सके, ठीक है। तो वहां पे वो लार क्या कर रही है, उत्प्रेरक का ही कार्य कर रही है, क्यों, क्योंकि वो अपने भोजन को क्या कर रही है, लसलसा कर रही है, ताकि वो अपन जल्दी उसको निगल सके, ठीक है। नहीं तो अगर मुंह ही सूखा होगा तो दांतों से चबाते रहेंगे, वो भोजन अंदर कंट्रोल जाएगा ही नहीं, है ना, बिना लार के वो जाएगा नहीं। तो लार क्या करती है, उसकी गति को बढ़ाती है, ठीक है। तो जीवों में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया को जो गति प्रदान करता है उन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे एंजाइम भी क्या है कि जैव उत्प्रेरक है, ठीक है, एंजाइम इंपॉर्टेंट है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो लार में जो टाइटिन पाया जाता है, टाइटिन एक एंजाइम है जो स्टार्च को किसमें चेंज कर देता है, माल्टोज में चेंज कर देता है, ठीक है। लार में पाया जाने वाला टाइटिन स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो लार में पाया जाने वाला जो टाइटिन है वो स्टार्च को किसमें चेंज कर देता है, माल्टोज में चेंज कर देता है। तो ये है अपना जीव उत्प्रेरक, ठीक है। तो कार्य के आधार पे हमने कितने उत्प्रेरक देखे, पहले तो ये बताओ मुझे। कार्य के आधार पे हमने देखे 4 उत्प्रेरक, ठीक है। 4 उत्प्रेरकों में पहला अपना उत्प्रेरक था धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा अपना था ऋणात्मक उत्प्रेरक, तीसरा अपना था सौता उत्प्रेरक, चौथा अपना है जैव उत्प्रेरक। तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है बताओ, धनात्मक उत्प्रेरक उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, जैसे हमने अमोनिया निर्माण की हेबर विधि देखी थी, ठीक है। सेकंड है ऋणात्मक उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया वेग को क्या कर देता है, कम कर देता है। उसका एग्जांपल क्या था, हाइड्रोजन प्रोक्साइड के अपघटन को रोकने के लिए उसमें ग्लिसरॉल मिलाना, वहां पे ग्लिसरॉल क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। तीसरा आपने क्या देखा, सौता उत्प्रेरक, जिसमें जो उत्पाद बन रहा है वही धीरे धीरे उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाता है। जैसे एथिल एसीटेट के जब जल अपघटन करते हैं तो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है, एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है, वही किसका कार्य करने लग जाए, वही उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाता है, ठीक है। चौथा हमने देखा जैव उत्प्रेरक। तो जो जीवों में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं हैं उनमें उनकी गति को बढ़ाने के लिए जैव उत्प्रेरक कार्य करता है, हमारी सहायता करता है, जिसे हम एंजाइम भी बोल सकते हैं। जो लार में टाइटिन एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को किसमें चेंज कर देता है, माल्टोज में चेंज कर देता है। तो अब तक हमने उत्प्रेरक के कार्य के आधार मतलब काम के आधार पे हमने 4 प्रकार देखे, 4 के 4 प्रकार आप समझ गए, अच्छे से क्लियर है। क्लियर है तो सब्सक्राइब कर दो, है ना, वैसे सब्सक्राइब मैं बहुत बोलता हूँ, चैनल को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, है ना, ताकि उनको भी इस क्लास का थोड़ा लुत्फ उठा सके वो भी, है ना।
अब अपन देखते हैं भौतिक अवस्था के आधार पे। आप ये लिख सकते हैं, मैं हो जाता हूँ साइड, 1 सेकेंड के लिए होऊंगा। वीडियो को करते हैं पॉज। रुका नहीं, रुका नहीं, रुका। देखो ये बटन है, इससे अब मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा। वापिस से हो गया, इधर था इधर आ गया ना। ये बटन कार्य करता है, बीच में कोई आ जाए तब ये बटन दबाता हूँ। आज लेके आया हूँ, है ना, ऐसे। ठीक है, आप लिख सकते हो। अब देखो, मिटा देते हैं। अब अपन देखेंगे भौतिक अवस्था के आधार पे। वो मेरा किशन कन्हैया। अब देखो भौतिक अवस्था के आधार पे, तो भौतिक अवस्था के आधार पे उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका सममांगी उत्प्रेरक, एक होता है आपका विषमांगी उत्प्रेरक। देखो सममांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक, एक तो होता है आपका सममांगी उत्प्रेरक भौतिक अवस्था के आधार पे, सममांगी उत्प्रेरक। ठीक है, एक चीज और, उत्प्रेरक की जो ये घटना होती है उसको क्या बोलते हैं? उत्प्रेरण बोलते हैं, उत्प्रेरण बोलते हैं। ठीक है, तो भौतिक अवस्था के आधार पे एक होता है आपका सममांगी उत्प्रेरक, एक होता है आपका विषमांगी उत्प्रेरक। विषमांगी उत्प्रेरक। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। सममांगी उत्प्रेरक क्या होता है? सममांगी उत्प्रेरक क्या होता है? जब अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान हो, भौतिक अवस्था समान हो। सही नहीं, स्याही रे स्याही। नहीं रे, चलो बाद में डालते हैं ना, ये तो ऐसे ही। जब अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्या हो? समान हो, उसे क्या बोलते हैं अपन? सममांगी उत्प्रेरक। ठीक है, विषमांगी उत्प्रेरक क्या होता है? जब भौतिक अवस्था अलग अलग हो। जब भौतिक अवस्था क्या हो? भौतिक अवस्था अलग अलग हो, अलग अलग हो। ठीक है, उसे बोलते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। अब देखो, जब अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्या हो? समान हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सममांगी उत्प्रेरक। और जब भौतिक अवस्था क्या हो? अलग अलग हो, उसे हम क्या बोलेंगे? विषमांगी उत्प्रेरक। तो सममांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक में देखो, जैसे भौतिक अवस्था की बात हो गई। भौतिक अवस्था कौन सी होती है अपनी? भौतिक अवस्था अपनी होती है, एक तो होती है ठोस होती है। ठीक है, जैसे ये क्या है? ठोस है। एक होती है द्रव जैसे पानी, एक होती है गैस अवस्था, ऑक्सीजन वगैरह। ठीक है, तो तीन अवस्था होती है, एक ठोस अवस्था, एक होती है द्रव अवस्था, एक होती है गैसीय अवस्था। जब अभिकारक और जो उत्प्रेरक है दोनों ठोस हो तो उन्हें सममांगी उत्प्रेरक बोलेंगे। दोनों ही द्रव हो तो उन्हें सममांगी उत्प्रेरक बोलेंगे, और दोनों ही क्या हो? गैस हो तो उन्हें सममांगी उत्प्रेरक बोलेंगे। जबकि विषमांगी उत्प्रेरक में क्या होता है? यदि अभिकारक ठोस है और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग है, उसको क्या बोलेंगे? विषमांगी उत्प्रेरक बोलेंगे। मतलब भौतिक अवस्था अलग अलग होनी चाहिए, किसकी? अभिकारक और उत्प्रेरक की, तो वे क्या है? विषमांगी उत्प्रेरक। ठीक है, तो सममांगी और विषमांगी उत्प्रेरक में डिफरेंस समझ गए? क्लियर? ओके। अब बात करते हैं एक अपना उत्प्रेरक वर्धक की। एक इंपॉर्टेंट चीज है उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है, उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है रे? उत्प्रेरक वर्धक, वर्धक में ना सब क्या भावना फील हो रही है आपको? वर्धक यानी कि बढ़ाना, वृद्धि करना। तो उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है? कि एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग भी नहीं लेता, जो अभिक्रिया में भाग भी नहीं लेता, लेकिन वो उत्प्रेरक के साथ में आकर के, मतलब उत्प्रेरक की मदद करने के लिए आकर के, उत्प्रेरक की मदद करने के लिए आकर के उस
उत्प्रेरक की सक्रियता को और बढ़ा देता है। ठीक है, उत्प्रेरक तो अभिक्रिया की बढ़ाता है और ये क्या करता है, उत्प्रेरक वर्धक उस उत्प्रेरक की बढ़ा देता है ताकि वो ज्यादा बहुत ही कम समय में क्या करें, अभिक्रिया को कंप्लीट करें। तो ये उत्प्रेरक वर्धक क्या करता है, स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, जबकि उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है, सक्रियता को बढ़ा देता है। ठीक है, तो उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा दे। जैसे मैंने आपको बताया था अमोनिया निर्माण की हेबर विधि, फिर से उसका जिक्र हो जाता है। देखो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, N2 + 3H2 2NH3, ये अमोनिया निर्माण की क्या है, हेबर विधि है। इसमें अपन उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग करते हैं, Fe यानी कि लोहे चूर्ण का, Fe का उपयोग करते हैं। लेकिन फिर भी यह अभिक्रिया उतनी तेज नहीं हो पाती। ठीक है, फिर भी उतने तेज नहीं हो पाती, इसलिए लोहे की सक्रियता को बढ़ाने के लिए इस अभिक्रिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आता है, ध्यान से सुनिएगा, लोहे चूर्ण की सक्रियता को बढ़ाने के लिए इसमें एक और तत्व मिलाया जाता है। कौन सा होता है वो बताओ, वो तत्व है आपका MO। MO MO कौन सा तत्व होता है, MO मोलिब्डेनियम, एक आवर्त सारणी में पढ़ लेना, मोलिब्डेनियम, मोलिब्डेनियम, मोलिब्डेनियम एक तत्व है जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे जो मोलिब्डेनियम है वह किसका कार्य कर रहा है, वह उत्प्रेरक वर्धक का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, वह उत्प्रेरक वर्धक का कार्य कर रहा है। ठीक है, उत्प्रेरक वर्धक समझ गए। तो देखो उत्प्रेरक के बारे में सारी चीजें मैंने आपको लगभग सभी चीजें बता दी। अब इन्हीं में से, इसी थ्योरी में से घुमा घुमा के लिटा लिटा के आपसे डीपली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वो अब आप अच्छे से चैप्टर को समझ गए हो, कॉन्सेप्ट को समझ गए हो, तो साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, डेली रिवीजन करते रहिए। हमारी रिवीजन क्लासेस भी थ्योरी 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, 30 क्लासों में अपनी कंप्लीट थ्योरी हो जाएगी। उसके बाद अपन प्रैक्टिस सेशन लेंगे ना, तब 100 150% हर एक टॉपिक के करेंगे। ठीक है, टोटल अपन सभी टॉपिक के मिलाकर, जैसे मान लो 30 टॉपिक है तो एक के 100 है तो कितने हो जाएंगे, 30 के 30,000, 30,000। हाँ ठीक है, तो इतने सारे पर्सन अगर हम कर लेंगे तो कौन रोकेगा हमें, कोई नहीं रोक सकता हमें। सीटी भी अपनी होगी और राजस्थान पुलिस की वर्दी भी अपनी होगी। ठीक है, टॉपर है, टॉपर बनाएंगे, सिलेक्टेड है, आपको भी सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है, तो ये चीज अपनी उत्प्रेरक के बारे में। अब उत्प्रेरक के कुछ पर्सन भी अपन देख लेते हैं, उसके लिए आपको डिजिटल माध्यम का प्रयोग करना पड़ेगा मुझे, मैं लेके आ जाता हूँ। ठीक है, आप अच्छे से लिख सकते हो। अब देखिए आपको स्लाइड दिख रही होगी, हाँ। अब देखो अपना पहला पर्सन, ठीक है, आपको बोर्ड पे पर्सन दिख रहा होगा, अच्छे से पर्सन दिख रहा है। तो पहला पर्सन देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है। मैंने आपको बताया धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य। मैंने क्या बताया था कि धनात्मक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ाता है। ऑप्शन कौन सा, देखो सेकंड ऊर्जा को बढ़ाता है, सेकंड ऊर्जा को कम करता है, अभिक्रिया का तापमान बढ़ाता है, साम्यावस्था को बदलता है। अब देखो यदि अभिक्रिया वेग को बढ़ाएगा तो अभिक्रिया वेग बढ़ता है तो सेकंड ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। सेकंड ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, तो अपना ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एक पहला एक कॉन्सेप्ट याद रखना हमेशा कि जो अभिक्रिया वेग है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, सक्रियण ऊर्जा के। ठीक है,
व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टे का मतलब क्या होता है इसका? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यदि अभिक्रिया वेग बढ़ेगा तो अपनी सेकंड ऊर्जा क्या होगी? सेकंड ऊर्जा कम होगी। और यदि सेकंड ऊर्जा बढ़ेगी तो अपना अभिक्रिया वेग कम होगा। तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया वेग को बढ़ाने का काम करता है। और अभिक्रिया वेग बढ़ेगा तो सेकंड ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो समझ गए ऑप्शन बी कैसे सही है, सेकंड ऊर्जा को कम करता है। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपना क्या है, अच्छे से दिख तो रहा ना? हाँ, अगला प्रश्न अपना है रासायनिक अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक क्या है? मोल लीटर प्रति सेकंड। मोल लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगला अगला अपना हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन को धीमा करने के लिए किस ऋणात्मक उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो मैंने ऋणात्मक उत्प्रेरक के अंदर आपको बताया था ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपघटन को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में? ग्लिसरॉल का। किसका? ग्लिसरॉल का। तो अपना ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ी दिखने में दिक्कत हो सकती है, एडजस्ट हो जाएगा ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो पुलिस में भी आ चुका है, एलडीसी में भी आया हुआ है कि क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला छोड़ने के पश्चात, ऐसे ही है, क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला छोड़ने पर विषैली गैस फोर्सजिन बनने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? उसमें क्या मिलाया जाता है? उसमें एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एथिल एल्कोहल। और हाँ, जितने पर्सन आपको क्लास में किए गए वो तो आपको कंफर्म याद करने, क्योंकि ये आपको पीवाईक्यू करवा रहे हैं अपन, जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। और पीवाईक्यू अपने आगामी बोर्ड की परीक्षा, जो आगामी बोर्ड बता रहा हूँ मैं, जो आगामी जितने भी राजस्थान की एग्जाम वगैरह है उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अमोनिया निर्माण की हेबर विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था, कितनी बार बताया? 2-3 बार बता दिया कि अमोनिया निर्माण की हेबर विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? अरे लोहा चूर्ण का। तो अपना ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखो मैंने जो जो आपको थ्योरी में बताया वही क्वेश्चन घूम घूम के आपके, देखो नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये एलडीसी में पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, एलडीसी के एग्जाम में तो ऐसे पर्सन कैसे भी आ सकता है। तो थ्योरी को एकदम अच्छे से लाइन टू लाइन याद कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेबर विधि में लोहे के साथ उत्प्रेरक वर्धक के रूप में किसे मिलाया जाता है? लोहे के साथ उत्प्रेरक वर्धक, लास्ट में बताया था ना मैंने, उत्प्रेरक वर्धक के रूप में क्या मिलाया जाता है? उसमें मोलिब्डेनियम। क्या मिलाया जाता है? मोलिब्डेनियम, MO। यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन, ये पर्सन भी आ चुका है अपना एलडीसी एग्जाम में और आरबीएससी बोर्ड के साइंस के पेपर में, है ना। अगला है नीट में भी है और आरबीएससी में आया हुआ पीवाईक्यू है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। पर्सन ऐसे भी आ सकता है, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो V2O5। वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड का सूत्र क्या है? V2O5। और इस सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, छोटी से छोटी चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्था समान होती है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देखो एलडीसी में आया हुआ प्रश्न है, रीड में भी आया हुआ प्रश्न है, आ रहा है ना थ्योरी से। जो आपको थ्योरी बताई थी वही वही उसी में से प्रश्न आया हुआ है, रीट में भी और एलडीसी में भी। प्रश्न क्या है कि अभिकारक और जो उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था यदि समान है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे अपन क्या बोलते हैं? सममांगी उत्प्रेरण बोलते हैं। ठीक है, सममांगी उत्प्रेरण नाम क्यों दिया यहाँ पे? मैंने आपको बताया था कि उत्प्रेरक होने की घटना को क्या बोलते हैं? उत्प्रेरण बोलते हैं। तो सममांगी उत्प्रेरक की घटना को हम क्या बोलेंगे? सममांगी उत्प्रेरण बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सीटी और आरबीएससी बोर्ड में आया प्रश्न है, एथिल एसीटेट के जल अपघटन में कौन सा उत्पाद स्वतः उत्प्रेरक का कार्य करता है? देखो जो मैंने थ्योरी पढ़ाई वही प्रश्न है।
ठीक है, कि एथिल एसीटेट के जल अपघटन में कौन सा उत्पाद सौते उत्प्रेरक का कार्य करता है? कौन सा करता है? मैंने आपको बताया था कौन सा करता है, बताओ। एसिटिक अम्ल। ठीक है, क्या करता है? एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट पर्सन है, इसमें शायद वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने की विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेलों से जो कृत्रिम घी बनता है उसमें किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें निकल, ठीक है, उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पर्सन है, ये जो निकल वाला पर्सन है वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और एलडीसी में आया हुआ पर्सन है। नेक्स्ट पर्सन है अपना, रासायनिक रूप से एंजाइमों की प्रकृति कैसी होती है? रासायनिक रूप से एंजाइमों की प्रकृति कैसी होती है? कैसी होती है? जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट पर्सन, ठीक है, नेक्स्ट पर्सन है जो एलडीसी और सीईटी में साइंस के अंदर आया वो पर्सन है कि प्रकृति में सबसे सर्वाधिक पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है जो प्रकाश संश्लेषण में कार्य करता है? कौन सा है वो? रूबिस्को। कौन सा है? रूबिस्को। ऑप्शन सी अपना करेक्ट है। ठीक है, काला चाबी सिंधार एंजाइम किस विशेषता की व्याख्या करता है? एंजाइम विशिष्टता। नेक्स्ट पर्सन है, अधिकांश मानव एंजाइमों के लिए अनुकूलतम तापमान कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, एंजाइम विटामिन आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें अपन सभी एग्जांपल ये कर लेंगे। नेक्स्ट पर्सन जो राजस्थान पुलिस और आरबीसी में आया वो पर्सन है, दूध की कैंसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलकर दही जमाने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? तो दूध से दही बनाने में कौन सा एंजाइम उपयोगी है? ऐसे भी पर्सन आ सकता है। कौन सा एंजाइम है? रेनिन। कौन सा एंजाइम है? कौन सा एंजाइम है? रेनिन एंजाइम। नेक्स्ट पर्सन है कि मानव लार में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है? मानव लार में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है? जो मैंने आपको थ्योरी के अंदर बताया था, किसमें बताया था मैंने? जैव उत्प्रेरक के अंदर बताया। जैव उत्प्रेरक क्या होता है? बताओ। जैव उत्प्रेरक जो जीवों में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं में सहायता करता है, उनकी वृद्धि कराने में, उनको बोलते हैं जैव उत्प्रेरक। उसका मैंने एक एग्जांपल बताया था कि लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम क्या है? टाइटिन एंजाइम। सॉरी, टाइलिन है वो, टाइटिन नहीं टाइलिन है ना। तो जो टाइलिन एंजाइम है वो क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। ठीक है, टाइलिन एंजाइम का दूसरा नाम क्या है? एमाइलेज। क्या नाम है? एमाइलेज। ठीक है, तो कई जगह टाइटिन भी नाम देखा था मैंने, तो कंफ्यूज हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये टाइलिन वाला देखो, आर राजस्थान पुलिस और रीट में आया हुआ पर्सन है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। नेक्स्ट पर्सन है, एलडीसी और सीटी में आया हुआ पर्सन है, ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो जाइमेज का। नेक्स्ट पर्सन है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक में उस तापमान पर कार्य करने वाला कौन सा एंजाइम प्रयोग में लिया जाता है? कौन सा लिया जाता है? ऑप्शन ए टैक डीएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट पर्सन है, सीटी और एलडीसी साइंस में आया वो पर्सन है, एचआईवी जैसे रेट्रोवायरस में आरएनए से डीएनए बनाने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? कौन सा एंजाइम करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, नेक्स्ट है, किस एंजाइम को डीएनए की आणविक कैंची कहा जाता है? किस एंजाइम को डीएनए की आणविक कैंची कहा जाता है? एलडीसी साइंस में पर्सन है, किसको कहा जाता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। तो हर एक चैप्टर में मैं आपको 20 क्वेश्चन करवाता हूँ, कुछ में मैंने आपको बीच बीच में बता देता हूँ और कुछ में चैप्टर कंप्लीट, थ्योरी कंप्लीट होने के बाद में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो इसको करते हैं एक बार बंद। तो ये तो होगी अपनी क्वेश्चन की बात। ठीक है, इस चैप्टर की हमने थ्योरी कर ली, इस चैप्टर की हमने एमसीक्यू भी कर लिए। ठीक है, ये इतना ही चैप्टर है, लेकिन इसकी थ्योरी को थोड़ा डिटेल में पढ़ना, हर एक चीज को। ठीक है, और जो एग्जाम्पल है वो बुक वगैरह से और भी एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करना। बाकी हम जब इस चैप्टर की जब हम प्रैक्टिस क्लास करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उत्प्रेरक से हम अपन आपको 100 प्लस या 100 तो लगभग आपको पर्सन बना के ही देंगे। ठीक है, तो
वहां तक न जाकर के पहले थ्योरी याद करके रखें, ताकि जब अपनी प्रैक्टिस क्लास आए तब आपको डरने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अभी हमारे चैनल इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि अभी लाइव अपन स्टार्ट कर नहीं सकते इस चैनल पे, सब्सक्राइबर कम है, इसलिए लाइव वाला ऑप्शन अभी खुला नहीं है। तो आपसे विनती है, पहले जाकर के इसके सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे चैनल का लिंक लगा दीजिए। ठीक है, और जितने भी आपके रिश्तेदार वगैरह सभी से अपने इस चैनल को सब्सक्राइब यार सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, क्योंकि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो मेहनत करेगा। ठीक है, और मेहनत ये नहीं कि जाकर के ईंट उठाने लग जाओ, उसे मेहनत थोड़ी बोलोगे, वो तो पढ़ाई से काम चोरी करके आप भाग रहे हो। ठीक है, तो ईंट उठाना और कलम उठाना, उसमें फर्क है। हिम्मत है तो कलम उठाओ, उसे बोलते हैं मेहनत। ठीक है, अगर जिंदगी में सरकारी नौकरी नहीं मिली ना, तो भी अगर यदि आपने कलम उठा रखी है, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करोगे जिसमें आपके शरीर को आराम मिले। ठीक है, ये नहीं कि हमेशा गर्मी में ईंट उठाने के लिए थोड़ी ना बने हो, ईंट उठाओगे पूरी जिंदगी ईंट उठाते रह जाओगे। तो कलम उठाने वाले बनिए, ईंट उठाने वाले नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग की क्लास के अंदर। धन्यवाद। जय श्री राम, जय राजस्थान।